भारत का आईटी सेक्टर, जिसे हम देश की शान समझते हैं, आज एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। और ये संकट जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आज इसी की तह तक चलेंगे। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? जरा इन नंबर्स को देखिए। ये भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों के अपने ही अनुमान हैं। विप्रो कह रही है कि उसकी ग्रोथ 0 से 2% के बीच रहेगी। इन्फोसिस का अनुमान 3 से 3.5% है। मतलब जिस सेक्टर को हम ग्रोथ का इंजन मानते थे वो लगभग रुक सा गया है। तो आखिर हो क्या रहा है? पहला शक किस पर जाता है? जाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आज हर कोई एआई की ही बात कर रहा है। तो क्या इस पूरी कहानी का विलन एआई ही है? चलिए देखते हैं। इस स्लाइड पर जो दिख रहा है वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ है एंथ्रोपिक, एक एआई स्टार्टअप जिसमें सिर्फ 2000 लोग काम करते हैं और उसकी वैल्यूएशन है 34 लाख करोड़ रुपए। और दूसरी तरफ है भारत की टॉप 4 आईटी कंपनियां जिनमें 16 लाख लोग काम करते हैं और उनकी कुल वैल्यूएशन भी एंथ्रोपिक से कम है। इससे एआई की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ एआई की नहीं है। एक और बहुत बड़ा खतरा है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती और शायद यही इस पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। तो ये जीसीसीज आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में समझिए। ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के अपने ही ऑफिस हैं जो वो भारत में खोल रही हैं। ये ऑफिस सिर्फ कॉल सेंटर नहीं बल्कि इनोवेशन और R&D के हब हैं जहां से वो अपने सबसे जरूरी काम करवाते हैं। और ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं। नाम देखिए, गूगल, इंटेल, JP Morgan, उबर, दुनिया के लगभग सारे बड़े ब्रांड्स भारत में अपने जीसीसीज बना रहे हैं और ये ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जीसीसीज भारतीय आईटी कंपनियों के लिए डबल प्रॉब्लम बन गए हैं। एक तो वो सारे बड़े प्रोजेक्ट्स ले जा रहे हैं जो पहले भारतीय कंपनियों को मिलते थे, और दूसरा वो इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन टैलेंट को भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये आंकड़े पूरी कहानी साफ कर देते हैं। पिछले साल जहां भारत की टॉप 5 आईटी कंपनियों की ग्रोथ सिर्फ 5% थी, वहीं जीसीसीएस की ग्रोथ 40% की रफ्तार से हुई। ये फर्क बहुत बड़ा है और एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा कर रहा है। लेकिन सुनिए, एआई और जीसीसीज ये तो बस लक्षण है, बीमारी नहीं। इस संकट की असली जड़ कहीं और है, बहुत गहरी, और वो भारतीय आईटी कंपनियों के अंदर ही छिपी है। असली विलन यही है। तो सवाल यही उठता है कि असली प्रॉब्लम क्या है? अगर एआई और जीसीसी सिर्फ बाहरी दुश्मन हैं, तो वो कौन सी अंदरूनी कमजोरी है जो इस सेक्टर को खोखला कर रही है? इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। ये टीसीएस का उदाहरण है। पिछले साल कंपनी के पास 46,000 करोड़ रुपए का फ्री कैश था। जानते हैं इसका क्या हुआ? 98% पैसा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर दे दिया गया। और R&D मतलब भविष्य के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर कितना खर्च हुआ? 1% से भी कम। और ये सिर्फ टीसीएस की कहानी नहीं है। भारत की ज्यादातर बड़ी आईटी कंपनियां अपने रेवेन्यू का 1% भी R&D पर खर्च नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ उनकी ग्लोबल कंपेटिटर एक्सेंचर 5% और चीन की बड़ी टेक कंपनियां 10% से भी ज्यादा खर्च करती हैं। यही फर्क असली समस्या की जड़ है। तो इस संकट के बीच हमारे सामने 2 रास्ते हैं, 2 अलग अलग सोच हैं। इसे समझने के लिए चलिए 2 कंपनियों की कहानी देखते हैं जो 2 अलग अलग मानसिकता को दिखाती हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। साल 2014, विशाल सिक्का इन्फोसिस की नई CEO बनते हैं और वो आते ही समझ जाते हैं कि कंपनी का जो मौजूदा बिजनेस मॉडल है वो भविष्य में काम नहीं करेगा। उनका विजन बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि सिर्फ सस्ते में काम करने वालों को काम पर रखकर पैसे कमाने का मॉडल अब नहीं चलेगा। कंपनी को लेबर ड्रिवन से प्रोडक्ट ड्रिवन बनना होगा, मतलब इनोवेशन पर फोकस करना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा। ओपन एआई नाम के एक छोटे से एआई स्टार्टअप में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का। लेकिन इन्फोसिस के बोर्ड ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्हें यह बहुत ज्यादा रिस्की लगा। उस एक ना की कीमत क्या थी? अगर इन्फोसिस ने वो इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू होती करीब 5 लाख करोड़ रुपए। मतलब आज की पूरी इन्फोसिस की मार्केट कैप के बराबर। जरा सोचिए। अब दूसरे रास्ते की बात करते हैं। ये रास्ता दिखाया है ज़ोहो ने, एक ऐसी कंपनी जिसने हमेशा प्रोडक्ट और इनोवेशन को सबसे आगे रखा और ये अपने रेवेन्यू का लगभग 30% R&D में इन्वेस्ट करती हैं।
ज़ोहो की संस्कृति ही इनोवेशन की है। जब उनके फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने सीईओ का पद छोड़ा तो वो चेयरमैन नहीं बने, वो चीफ साइंटिस्ट बने, ताकि वो खुद R&D पर फोकस कर सके। ये कंपनी भारत के गांव से वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना रही है। और नतीजा, वो तो आंकड़े खुद बता रहे हैं। पिछले 5 सालों में ज़ोहो का रेवेन्यू हर साल औसतन 23.6% और प्रॉफिट 36.7% की दर से बढ़ा है। ये साबित करता है कि R&D में निवेश कोई खर्च नहीं बल्कि ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है। तो कुल मिलाकर आज भारतीय IT सेक्टर एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उस पर दोनों तरफ से हमला हो रहा है। वो एक तरह की दोहरी मार में फंस गया है। इसे ऐसे समझिए, नीचे से AI बेसिक कोडिंग जॉब्स को ऑटोमेट कर रहा है, ऊपर से GCC सारे हाई वैल्यू इनोवेशन वाले प्रोजेक्ट्स ले जा रहे हैं, और इन दोनों दबावों के बीच भारतीय IT कंपनियां अपनी R&D की कमजोर नींव की वजह से फंसी हुई हैं। तो आखिरी सवाल एक ही है, क्या भारतीय IT सेक्टर इनोवेशन का रास्ता चुनकर खुद को नए सिरे से गढ़ेगा या फिर पुरानी सोच पर चलकर धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएगा? इसका जवाब ही इस सेक्टर का भविष्य तय करेगा।